दोस्तों आज मैं आपको देशों के समुद्री दावों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत से देशों का भूगोल पढ़ रहे हैं और ऐसे में बहुत से देश ऐसे होते हैं जो समुद्र से घिरे होते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उस देश का कितना दावा समुद्र के कितने क्षेत्र पर हो सकता है। ये चीज हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो देखो, किसी भी देश के समुद्र पर लगभग 4 से 5 टाइप के दावे हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आंतरिक जल यानी कि इंटरनल वाटर्स। आपने देखा होगा कि बहुत से समुद्रों के अंदर आपको बंदरगाह नजर आएंगे, तो बंदरगाह जो होते हैं वो थोड़े से अंदर होते हैं। खाड़ियां नजर आएंगी तो खाड़ियां भी थोड़ी सी अंदर होती है, या फिर किसी बड़ी नदी का मुहाना नजर आएगा, वो भी अंदर ही होता है। ऐसा लगता है कि ये समुद्र से जुड़ रहा है, जो कि जुड़ भी रहा है, लेकिन ये जो हिस्सा होता है ये पूरी तरीके से आंतरिक कहलाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीन के क्षेत्र के अंदर आता है। तो इसको आंतरिक जल या फिर इंटरनल वाटर्स कहा जाता है। अब इस पे दावा ये होता है कि देश का पूरा अधिकार होता है इसके ऊपर, इसकी ज़मीन के ऊपर। तो यहाँ पर विदेशी जहाज प्रवेश नहीं कर सकते, उसकी अनुमति नहीं होती है। तो ये आंतरिक जल कहलाता है। दूसरा आता है टेरिटोरियल सी यानी कि क्षेत्रीय समुद्र। ये जो है ज़मीन से यानी कि देश की ज़मीन से लगभग 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक फैला होता है। मतलब इतना एरिया जो होता है वो उस देश का टेरिटोरियल सी कहलाता है, यानी कि क्षेत्रीय समुद्र कहलाता है। अब उस पर दावा ये है कि देश का पूरा अधिकार होता है इसके ऊपर। यहीं से किसी देश का हवाई क्षेत्र शुरू होता है। जो हवाई क्षेत्र यानी कि जहाँ से हवाई जहाज गुजरते हैं, तो यहाँ पे अगर आप एंटर कर गए मतलब उस देश की सीमा में एंटर कर गए। लेकिन एक बात यहाँ पे होती है कि अगर किसी दूसरे देश का जहाज जो निर्दोष यात्रा कर रहा हो, जैसे कि मान लो पैसेंजर इसमें से गुजर रहे हो या माल गुजर रहा हो शांतिपूर्ण तरीके से, तो उसको नहीं रोका जा सकता, उसको ये देश नहीं रोक सकता। तो टेरिटोरियल सी से दूसरे जहाज गुजर सकते हैं, पर शांतिपूर्वक। ठीक है। तीसरा आता है कंटिग्यूअस जोन यानी कि संलग्न क्षेत्र। ये जो क्षेत्र होता है ये 12 समुद्री मील से शुरू होता है और 24 समुद्री मील तक जाता है, यानी कि 22.2 किलोमीटर से 44.4 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र होता है। ये वाला तो टेरिटोरियल हो गया, क्षेत्रीय। उसके आगे आता है संलग्न क्षेत्र। इसका दावा ये होता है कि ये क्षेत्र आता तो देश के अंतर्गत ही है, लेकिन इस पर पूरी तरह कानून लागू नहीं होते। जैसे जो टेरिटोरियल सी होता है, क्षेत्रीय समुद्र होता है, यहाँ पर सीमा शुल्क लग सकता है। यहाँ पर अगर कोई प्रदूषण फैलाए तो ऐसे में देश सवाल खड़ा कर सकता है। बहुत से कानून यहाँ पर लगते हैं जो नेवी भी लगा सकती है और सरकार भी लगा सकती है। लेकिन ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र, यहाँ आपको ऐसे कानून देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पर थोड़ा कानून हल्का हो जाता है। तो संलग्न क्षेत्र को आपको याद रखना है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर ईईजेड भी कहा जाता है। टेरिटोरियल सी के बाहर से यानी कि क्षेत्रीय समुद्र के बाहर से ये एरिया शुरू होता है और 200 समुद्री मील यानी कि 370 किलोमीटर तक जाता है। इस पे दावा ये होता है कि देश जो है यहाँ के संसाधनों पर विशेष अधिकार रख सकता है। मछली पकड़ने का विशेष अधिकार, तेल, गैस और खनिजों जैसे समुद्र तल के संसाधनों का दोहन कर सकता है, समुद्री ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, जैसे पवन ऊर्जा हो गई, ज्वार ऊर्जा हो गई। तो ये सारे अधिकार उस देश को मिल जाते हैं। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि इस क्षेत्र से और देश भी निर्दोष यात्रा कर सकते हैं, यातायात कर सकते हैं, तार बिछा सकते हैं और पाइपलाइन डाल सकते हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने का और तेल निकालने का, गैस निकालने का जो अधिकार है वो सिर्फ तटवर्ती देश को हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। इसके बाद एक आखिरी जोन और आता है जिसको महाद्वीपीय शेल्फ या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कहा जाता है। होता यह है कि तट से लेकर के यानी कि जहाँ से देश है वहाँ के तट से शुरू होता है और लगभग 350 समुद्री मील तक आगे बढ़ता है। इसके नीचे का जो एरिया होता है, ज़मीन का जो एरिया होता है, समुद्र के नीचे की ज़मीन, इसको कहा जाता है महाद्वीपीय शेल्फ। इसको उस देश का विस्तार माना जाता है। मतलब ऐसी ज़मीन जो देश की है लेकिन डूब गई है। इस बात को ध्यान से समझ लो, ये महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। तो उस पर भी उस देश का अधिकार होता है। तो ऐसे में दावा ये बनता है कि ये तटवर्ती देश यहाँ से तेल, गैस, खनिज संसाधन निकाल सकता है, मृदा निकाल सकता है। लेकिन जो ऊपर वाले संसाधन है, पानी के ऊपर वाले, जैसे कि मछली, उस पर इसका अधिकार नहीं होता है। मछली कोई भी पकड़ सकता है यहाँ पर, लेकिन जो तेल गैस है उसको वही देश निकालेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, महाद्वीपीय शेल्फ। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है किसी भी देश के लिए। तो इसे याद रखने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे जैसे तट से दूरी बढ़ती चली जाएगी, देश के अधिकार कम होते चले जाएंगे। लेकिन जो ज़मीन के अधिकार हैं, जो समुद्र के नीचे की ज़मीन जो है, उस पर खनिज के जो अधिकार हैं वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपको पता है शेल्फ है। मैंने अभी अभी आपको बताया, तो शेल्फ पे तो बने ही रहेंगे अधिकार। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कभी कभी कि जैसे कुछ देश आसपास में ही होते हैं, तो ऐसे में उनके एरिया जो है ओवरलैप हो जाते हैं। जैसे कि ये जो एरिया देखोगे इसमें आपको अरब कंट्रीज़ नज़र आएंगी।
तो अरब कंट्रीज जो हैं इनका क्षेत्र आपस में ओवरलैप हो रखा है, एक के ऊपर एक आ रखा है। तो ऐसे में क्या होता है कि इनके बीच में संधि करानी पड़ती है, और संधि कौन कराता है? UNCLOS, बोले तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये एक पूरी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय संधि करवाती है दो देशों के बीच में कि भाई आपस में चीज़ें बांट लो, आपस में संसाधन बांट लो, लड़ो मत, जिससे आपको दोनों को फायदा हो जाए। दूसरा क्या है कि आपने सुना होगा कि जो देश हैं वो द्वीपों के लिए लड़ते रहते हैं। द्वीपों के लिए वो इसलिए लड़ते हैं कि एक छोटा सा द्वीप भी उनको मिल गया तो उस द्वीप के आसपास का कई किलोमीटर का एरिया उस देश के अंतर्गत आ जाता है। तो मतलब बहुत सारा समुद्र अंतर्गत आ गया। जैसे कि भारत से थोड़ा दूर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो उस द्वीप समूह के आसपास का बहुत बड़ा समुद्र जो है वो भारत के अंतर्गत आता है, तो फायदे वाली बात है। यही कारण है कि द्वीपों के लिए जो देश है वो लड़ाई करते रहते हैं। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि बहुत से ऐसे देश भी हैं जो लैंड लॉक हैं, यानी कि समुद्र से जुड़ते ही नहीं हैं, तो उनके क्या अधिकार बनते हैं? तो देखो, उनके पास तट सीमा नहीं होती है, तटरेखा नहीं होती है, तो ऐसे में कोई विशेष अधिकार उनके पास होते भी नहीं है। हाँ, जो UNCLOS है उसने ये कह रखा है कि भाई आपका ये फर्ज बनता है बाकी देशों का जो तटवर्ती हैं कि आप इनको भी समुद्र में आने दें। तो एक विशेष अधिकार दिया हुआ है हर देश को कि समुद्र तक पहुंच का अधिकार है। जो देश दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, समुद्र से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको ये अधिकार है कि वो पड़ोसी देश से होते हुए समुद्र में जा सकते हैं। अब आपको पता है कि ऐसे लॉस तो बहुत सारे बने हुए हैं, इनको कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता है। हालांकि करना पड़ता है। जैसे कि आप देखो, नेपाल है और मंगोलिया है, ये वो देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से कहीं नहीं लगती है। तो ऐसे में वो नेपाल जो है वो भारत का इस्तेमाल कर सकता है और मंगोलिया जो है वो चाइना का इस्तेमाल कर सकता है समुद्र में जाने के लिए। लेकिन अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं हर देश की, तो वो सुरक्षा को देखते हुए कभी मौका देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं। हालांकि अपने पास ऐसी कोई टेंशन तो हुई नहीं है, खासकर भारत और नेपाल के अंदर समुद्र को लेके, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकियों का पता नहीं है क्योंकि बाकी देश अपनी अपनी नीति के हिसाब से चलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो देश लैंड लॉक होते हैं उनको UNCLOS जो है वो अधिकार दिलाता है समुद्र में पहुंच का, तो इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं किसी भी देश के समुद्र के ऊपर दावे। आई होप आपको समझ में आए होंगे और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। अगर इसके बावजूद इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।